प्राचीन भारतीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण अकादमिक जगत में एक जटिल और महत्वपूर्ण बहस का विषय रहा है। यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों का प्रश्न नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनता, निरंतरता और उसके सांस्कृतिक विकास की गहरी समझ से भी जुड़ा है। इस बहस में पुरातात्विक खोजों, पाठ्य विश्लेषणों और खगोलीय गणनाओं से प्राप्त साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास का पुनर्निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है, जहां नए पुरातात्विक साक्ष्य और पाठ्य व्याख्याएं स्थापित सिद्धांतों को लगातार चुनौती देती हैं और इतिहास की हमारी समझ को परिष्कृत करती हैं। यह दर्शाता है कि कैसे प्राचीन ग्रंथों और भौतिक अवशेषों की व्याख्या की जाती है, जिससे ऐतिहासिक ज्ञान का विकास होता है। इस संदर्भ में ई वॉशबर्न हॉपकिंस जैसे प्रमुख पश्चिमी इंडोलॉजिस्ट ने महाभारत के रचना काल पर कार्य किया है। उनकी अवधारणा मुख्य रूप से महाकाव्य के पाठ्य विकास और संयोजन पर केंद्रित थी, न कि इसके भीतर वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिकता पर। हॉपकिंस ने महाभारत के वर्तमान स्वरूप की रचना को 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना। हालांकि उन्होंने 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक के व्यापक विस्तार को भी स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि उपयोगकर्ता की क्वेरी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं के कालक्रम पर सवाल उठा रही है, जबकि हॉपकिंस का विश्लेषण पाठ के कालक्रम पर केंद्रित था। हालांकि भारतीय परंपरा और कुछ आधुनिक शोध खगोलीय और पुरातात्विक महाभारत और उससे संबंधित घटनाओं को बहुत प्राचीन काल में रखते हैं, जो हॉपकिंस द्वारा प्रस्तावित पाठ्य रचना काल से काफी भिन्न है। समुद्र में विलीन द्वारका के अवशेष और कुरुक्षेत्र में प्राप्त लौह कलाकृतियां जैसे पुरातात्विक प्रमाण इस पारंपरिक कालक्रम का समर्थन करते हैं। हॉपकिंस के पाठ्य कालक्रम और घटनाओं के पुरातात्विक पारंपरिक कालक्रम के बीच का यह बड़ा अंतर एक महत्वपूर्ण कालानुक्रमिक चुनौती प्रस्तुत करता है। यह या तो लिखित रूप से पहले एक बहुत लंबी मौखिक परंपरा का सुझाव देता है, या महाकाव्य के मूल आख्यान की ऐतिहासिक वास्तविकता पर एक मौलिक असहमति को दर्शाता है। यह वीडियो हॉपकिंस की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगी, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आलोक में उनके निष्कर्षों की पड़ताल की जाएगी। हॉपकिंस ने महाभारत के रचना काल को लेकर एक विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इसके बहुचरणीय विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि महाकाव्य का मूल रूप, जिसे वे जर्म कहते हैं, वैदिक काल से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका वर्तमान विस्तृत स्वरूप 400 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में नहीं था। हॉपकिंस ने यह भी तर्क दिया कि महाभारत में बाद में बड़े पैमाने पर परिवर्धन हुए। उदाहरण के लिए, हरिवंश को महाभारत में लगभग 200 ईस्वी के आसपास का एक अतिरिक्त अंश माना जाता है, और महाकाव्य का पहला खंड भी काफी बाद का माना जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि महाभारत का प्रथम चरण संभवतः केवल एक पांडु महाकाव्य था, जिसमें उपदेशात्मक सामग्री का अभाव था, और यह चरण 400 से 200 ईसा पूर्व में रचा गया होगा। यह बहुचरणीय सिद्धांत, जिसमें एक मूल से लेकर व्यापक परिवर्धन तक का विकास शामिल है, प्राचीन ग्रंथों को एक गतिशील और विकसित संकलन के रूप में देखने के अकादमिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, न कि एकल लेखक कृतियों के रूप में। यह पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण के विपरीत है, जो इन ग्रंथों को अक्सर प्राचीन और अपरिवर्तित मानता है। हॉपकिंस के तर्कों का आधार मुख्य रूप से पाठ्य आलोचना और भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों पर था, जिसमें उन्होंने महाकाव्य के विभिन्न साहित्यिक स्तरों और शैलियों का विश्लेषण किया। उनके समय में पश्चिमी अकादमिक समुदाय में यह दृष्टिकोण प्रचलित था कि भारतीय महाकाव्य अपेक्षाकृत बाद की रचनाएं हैं, अक्सर बौद्ध धर्म के उदय के बाद की। उदाहरण के लिए, विद्वान विंटरनित्ज ने त्रिपिटक यानी बौद्ध ग्रंथों में महाभारत के उल्लेख के अभाव के आधार पर इसके वर्तमान रूप का कालक्रम 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच निर्धारित किया। यह सिद्धांत कि महाभारत और खासकर भगवत गीता को
बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के लिए एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के रूप में संकलित या विस्तारित किया गया था। हॉपकिंस द्वारा प्रस्तावित बाद की डेटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण कारण प्रदान करता है। यह बहस को केवल कालक्रम से हटाकर प्राचीन भारत के सामाजिक धार्मिक गतिशीलता की ओर ले जाता है। इसका अर्थ ये है कि महाकाव्य का अंतिम रूप प्रतिस्पर्धी दर्शनों के खिलाफ वैदिक विचार का एक रणनीतिक समेकन था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इसी तरह का तर्क दिया है कि भगवद गीता बौद्ध धर्म के हमलों से प्रतिक्रांति के सिद्धांतों को बचाने के लिए अस्तित्व में आई थी। बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का विरोध किया और कर्मकांडों की निंदा की, जबकि गीता ने इन सिद्धांतों का दार्शनिक आधार पर बचाव किया। इस प्रकार हॉपकिंस का सिद्धांत, जो पाठ के बाद के संकलन पर केंद्रित है, को इस सामाजिक धार्मिक संदर्भ में समझा जा सकता है, जहां प्राचीन आख्यानों को समकालीन दार्शनिक बहसों के अनुरूप ढाला या विस्तारित किया गया। महाभारत काल से संबंधित पुरातात्विक खोजों ने महाकाव्य के कालक्रम और ऐतिहासिकता पर चल रही बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये साक्ष्य हॉपकिंस द्वारा प्रस्तावित पाठ्य रचना काल से काफी भिन्न तिथियों का सुझाव देते हैं, जिससे घटनाओं की ऐतिहासिकता के लिए एक प्राचीन आधार का पता चलता है। महाभारत से संबंधित कई स्थलों जैसे हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र पर पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी की खोज ने महाकाव्य के कालक्रम को लेकर महत्वपूर्ण अकादमिक चर्चाएं छेड़ दी हैं। भारतीय पुरातत्वविद B.B. लाल ने पुरातात्विक रूप से पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति को महाभारत काल से जोड़ा और इसे लगभग 1100 ईसा पूर्व का बताया। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में लेट हरप्पन पॉटरी के साथ पेंटेड ग्रेवेयर भी पाया गया है, जिसकी तिथि 1400 ईसा पूर्व बताई गई है। अन्य विद्वानों ने पेंटेड ग्रेवेयर के विभिन्न कालक्रम प्रस्तावित किए हैं, जैसे 1000 ईसा पूर्व या 750 से 350 ईसा पूर्व। पेंटेड ग्रेवेयर स्थलों पर एक देहाती सहकृषि जीवन शैली के प्रमाण मिले हैं। महाभारत से जुड़े स्थलों पर पेंटेड ग्रेवेयर की लगातार उपस्थिति हॉपकिंस के पाठ्य कालक्रम से काफी पहले की है। यह बताती है कि महाकाव्य की घटनाओं से जुड़ा सांस्कृतिक परिवेश या ऐतिहासिक स्मृति उसके अंतिम पाठ्य संकलन से पहले की है। ये लिखित रूप से पहले एक लंबी और समृद्ध मौखिक परंपरा का संकेत देता है। हाल के वर्षों में स्नौली और चंदायन में हुए उत्खनन ने ओकर क्लर्ड पॉटरी संस्कृति को महाभारत काल से जोड़ने की नई संभावनाएं खोली हैं। एक नई परिकल्पना ओकर क्लर्ड पॉटरी को महाभारत संस्कृति से जोड़ती है और इसे 2000 ईसा पूर्व का मानती है। स्नौली में मिले रथों या गाड़ियों के अवशेष ओकर कलर्ड पॉटरी संस्कृति से संबंधित हैं और इनकी तिथि 1800 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन रथों में वैदिक या महाकाव्य साहित्य में वर्णित रथ की तरह तीलियां नहीं थीं, बल्कि ठोस पहिए थे। गुप्ता और मणि जैसे कुछ लेखक ऋग्वैदिक संस्कृति और महाभारत युद्ध को पेंटेड ग्रेवेयर के बजाय ओकर क्लर्ड पॉटरी से जोड़ने का प्रस्ताव करते हैं और युद्ध को चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। ओकर क्लर्ड पॉटरी संस्कृति को परिपक्व हरप्पन चरण से भी पुराना माना जाता है और यह कम से कम 3200 ईसा पूर्व या उससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। ओकर क्लर्ड पॉटरी के निष्कर्ष विशेष रूप से प्रारंभिक तिथियों बाद के कालक्रमों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि ओकर क्लर्ड पॉटरी वास्तव में महाभारत संस्कृति से जुड़ा है, तो यह घटनाओं के लिए एक बहुत गहरी प्राचीनता का अर्थ है, जो संभावित रूप से उन्हें पूर्व हरप्पन या प्रारंभिक हरप्पन काल में रखता है, जिससे प्रारंभिक भारतीय इतिहास और महाकाव्य के स्थान की समझ मौलिक रूप से बदल जाएगी। महाभारत युद्ध के पारंपरिक स्थल कुरुक्षेत्र में हुए उत्खनन में लौह तीर और भाले के सिरे प्राप्त हुए हैं। इन कलाकृतियों की थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से लगभग 2800 ईसा पूर्व की तिथि प्राप्त हुई है, जो महाभारत में दिए गए युद्ध की अनुमानित तिथि यानी पारंपरिक रूप से 3102 ईसा पूर्व के साथ संरेखित होती है। यह कथित युद्ध स्थल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य का एक प्रत्यक्ष और ठोस टुकड़ा है, जो महाभारत युद्ध की पारंपरिक बहुत पुरानी डेटिंग का दृढ़ता से समर्थन करता है। ये साक्ष्य घटनाओं की ऐतिहासिकता के लिए हॉपकिंस की बाद की पाठ्य डेटिंग के निहितार्थों का सीधे खंडन करता है।
जिससे युद्ध की वास्तविक घटना के लिए एक प्राचीन कालक्रम की संभावना मजबूत होती है। कुरुक्षेत्र के अलावा उत्तर भारत में 35 से अधिक स्थलों की पहचान महाभारत में वर्णित प्राचीन शहरों के रूप में की गई है, जिनमें पानीपत, सोनीपत और इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का पुराना किला शामिल है। इन स्थलों से तांबे के बर्तन, लोहा, मुहरें, सोने और चांदी के आभूषण, टेराकोटा डिस्क और पेंटेड वे प्रिपेयर पॉटरी जैसे विविध पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन कलाकृतियों की वैज्ञानिक डेटिंग भारतीय पुरातनता के गैर आर्यन आक्रमण मॉडल के अनुरूप है। कई महाभारत संबंधित स्थलों पर पुरातात्विक खोजों का व्यापक भौगोलिक वितरण और सांस्कृतिक निरंतरता महाकाव्य के आख्यान के लिए एक ऐतिहासिक आधार या कम से कम एक सुसंगत सांस्कृतिक अवधि के तर्क को महत्वपूर्ण वजन प्रदान करती है, जो एक एकल युद्ध स्थल से परे है। यह अलग थलग निष्कर्षों से आगे बढ़कर एक अधिक व्यवस्थित भौतिक संस्कृति की ओर इशारा करता है, जो महाकाव्य के विवरणों के साथ संरेखित होती है, जिससे महाकाव्य के लिए एक ऐतिहासिक नींव की पुष्टि होती है, जो हॉपकिंस के पाठ्य संकलन की तिथियों से बहुत पुरानी है। समुद्र में विलीन द्वारका शहर के अवशेष भारतीय इतिहास और महाभारत के कालक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह स्थल पौराणिक कथाओं और भौतिक साक्ष्यों के बीच के संभावित संबंधों का एक ज्वलंत उदाहरण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण द्वारा समुद्र से पुनः प्राप्त की गई एक नगरी थी, जिसे उन्होंने मथुरा से गुजरात स्थानांतरित होने के बाद स्थापित किया था। यह दृढ़ता से माना जाता है कि भगवान कृष्ण के इस लोक से प्रस्थान करने के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो गई, जो कलयुग के आरंभ का प्रतीक था। महाभारत के मौसल पर्व में द्वारका के समुद्र में विलीन होने का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सभी लोगों के निकल जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया, जो अभी भी हर प्रकार के धन से भरी हुई थी। भूमि का जो भी भाग पार किया गया, समुद्र ने तुरंत उसे अपने जल से भर दिया। द्वारका के जलमग्न होने की यह प्रबल पौराणिक कथा, जो स्पष्ट रूप से कलयुग के आरंभ और कृष्ण के प्रस्थान से जुड़ी है, एक पारंपरिक कालानुक्रमिक आधार यानी लगभग 3102 ईसा पूर्व प्रदान करती है, जिसके खिलाफ पुरातात्विक निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत में समुद्री पुरातत्व के क्षेत्र में डॉक्टर SR राव ने अग्रणी कार्य किया और उनके निष्कर्षों ने द्वारका के महाभारत के विवरणों की पुष्टि की है। समुद्र के नीचे एक विशाल किले की दीवार, खंभे, पत्थर के लंगर और सिंचाई धाराओं सहित प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। ऑफशोर उत्खनन से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के 2003 के एक अध्ययन में अवशेषों को 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से बेट द्वारका द्वीप पर सबसे पहले आवास का काल मध्य दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व का सिद्ध हुआ है। पुरातत्वविद राव के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक शहर राज्य के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। समुद्री पुरातत्वविद AS गौर और एस त्रिपाठी ने 2000 में अपने एक शोध पत्र में बेट द्वारका द्वीप पर 2000 ईसा पूर्व से आधुनिक काल तक की लंबी सांस्कृतिक अनुक्रम का प्रदर्शन किया। द्वारका उत्खनन के दौरान एक शंख शैल मोहर पर 3 सिरों वाला प्रतीक भी मिला है, जो हरिवंश ग्रंथ में द्वारका के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी मोहर रखने के संदर्भ का समर्थन करता है। द्वारका में पुरातात्विक निष्कर्ष दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी 2000 से 1300 ईसा पूर्व की सुसंगत डेटिंग के साथ एक प्राचीन जलमग्न शहरी केंद्र के अस्तित्व के लिए ठोस भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। ये तिथियां हॉपकिंस की पाठ्य डेटिंग से काफी पुरानी है, जो महाभारत काल के पारंपरिक कालक्रम का सीधे समर्थन करती हैं। डॉक्टर राव जैसे पुरातत्वविदों का मानना है कि द्वारका की खोज ने महाभारत की ऐतिहासिकता और द्वारका शहर के अस्तित्व के बारे में इतिहासकारों द्वारा व्यक्त संदेह को समाप्त कर दिया है, जिससे भारतीय सभ्यता की वैदिक युग से वर्तमान तक की निरंतरता स्थापित हुई है। हालांकि
कुछ विद्वानों जैसे अनंत सदाशिव अल्तेकर और डी कोशाम्बी ने पहले गुजरात के द्वारका का कृष्ण के प्रसिद्ध राज्य से कोई संबंध न होने का सुझाव दिया था, या द्वारका को अफगानिस्तान में भी प्रस्तावित किया था। नवीनतम पुरातात्विक साक्ष्य इन प्रारंभिक संदेहों का खंडन करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पुरातात्विक व्याख्या में जटिलताएं और आंतरिक बहसें मौजूद हैं। 2005 के एक NIO पेपर से पता चलता है कि कुछ विशिष्ट संरचनाएं जैसे गोलाकार बुर्ज, गुजराती लिपि वाला आयताकार पत्थर का ब्लॉक और पाए गए लंगरबाद के काल यानी 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी या ऐतिहासिक काल से पहले नहीं या 14वीं शताब्दी ईस्वी से बाद नहीं के हो सकते हैं, जिनकी व्याख्या आवासीय स्थल के बजाय घाट के अवशेषों के रूप में की गई है। यह पुरातात्विक डेटिंग और व्याख्या की जटिलता और निरंतर प्रकृति को उजागर करता है। जबकि समग्र साक्ष्य एक प्राचीन द्वारका का समर्थन करता है, पुरातात्विक डेटिंग के भीतर की बारीकियों को स्वीकार करना विद्वत्तापूर्ण कठोरता को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि हर एकल कलाकृति आवश्यक रूप से प्रारंभिक काल की नहीं है और व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। यह जटिल डेटा को अतिसरल न करके रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ाता है। हॉपकिंस की महाभारत एवं श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकाल संबंधी अवधारणा, जबकि महाकाव्य के साहित्यिक विकास को समझने में मूल्यवान है, पुरातात्विक साक्ष्यों और पारंपरिक या खगोलीय गणनाओं द्वारा समर्थित महाभारत काल की गहरी ऐतिहासिकता को पूरी तरह से संबोधित नहीं करती। इन विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के बीच के अंतर को समझना भारतीय इतिहास के कालक्रम पर एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW संस्कृति लगभग 1100 से 750 ईसा पूर्व और विशेष रूप से ओकर क्लर्ड पॉटरी यानी OCP संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले के साक्ष्य, साथ ही कुरुक्षेत्र में लौह कलाकृतियों लगभग 2800 ईसा पूर्व की खोज हॉपकिंस के महाभारत के 400 ईसा पूर्व के बाद के रचनाकाल से बहुत पहले की हैं। इसी तरह द्वारका से प्राप्त 2000 से 1300 ईसा पूर्व के शहरी संरचनाओं के अवशेष महाकाव्य में वर्णित घटनाओं के लिए एक ठोस भौतिक आधार प्रदान करते हैं, जो हॉपकिंस के पाठ्य कालक्रम से एक सहस्राब्दी से भी अधिक पुराने हैं। इन पुरातात्विक प्रमाणों का संचयी भार यह इंगित करता है कि महाभारत में वर्णित सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ, साथ ही प्रमुख घटनाएं हॉपकिंस द्वारा प्रस्तावित पाठ्य संयोजन की अवधि से काफी पहले की है। इनमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीतोपदेश भी सम्मिलित है। यह सुझाव देता है कि जबकि हॉपकिंस की पाठ के अंतिम रूप की कालानुक्रमिक डेटिंग सटीक हो सकती है, यह वर्णित घटनाओं की गहरी ऐतिहासिकता या प्राचीन मौखिक परंपरा को नकारती नहीं है। दूसरे शब्दों में, कहानी बहुत प्राचीन हो सकती है, भले ही किताब बाद में संकलित की गई हो, जैसे श्रीमद् भागवत गीता के नवीन संस्करण एवं कुछ भाग। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा महाभारत के आंतरिक साक्ष्य और पारंपरिक गणनाएं भी एक प्राचीन कालक्रम का समर्थन करती हैं। पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध को कलयुग के आरंभ यानी 3102 ईसा पूर्व से जोड़ा जाता है। आर्यभट्ट जैसे प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने भी युद्ध को लगभग 3100 ईसा पूर्व का बताया है। आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी प्राचीन तिथियां प्रस्तावित की गई हैं, जैसे BN आचार्य द्वारा 3067 ईसा पूर्व एवं डॉक्टर कोच द्वारा 1198 ईसा पूर्व। नीलेश नीलकंठ ओक जैसे शोधकर्ता तो महाभारत को 7000 वर्ष से भी अधिक पुराना मानते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता का रचनाकाल भी पारंपरिक रूप से 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। महाभारत की घटनाओं लगभग 3100 ईसा पूर्व के लिए पारंपरिक और खगोलीय कालक्रमों की विभिन्न स्रोतों में निरंतरता एक मजबूत, लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक स्मृति या गणनात्मक परंपरा का सुझाव देती है, जो बाद की पाठ्य डेटिंग के बिल्कुल विपरीत है। यह घटना समय और पाठ रचना समय के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति का अर्थ है। गौतम बुद्ध का जीवन काल आमतौर पर 563 से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। हॉपकिंस का महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी इसे बुद्ध के बाद या उनके समकालीन काल में रखता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का तर्क है कि भगवत गीता
बौद्ध धर्म के हमलों से प्रतिक्रांति के सिद्धांतों को बचाने के लिए अस्तित्व में आई थी। बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, चातुर्वर्ण्य के विरुद्ध उपदेश दिया और कर्म कांडों व यज्ञों की निंदा की। अम्बेडकर के अनुसार गीता ने इन सिद्धांतों का दार्शनिक आधार पर बचाव किया, जिससे जैमिनी के पूर्व मीमांसा में निहित प्रतिक्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया गया। यह सिद्धांत की भगवद गीता और विस्तार से महाभारत के कुछ हिस्से बौद्ध धर्म के उदय के लिए एक प्रतिक्रिया थी। इसके बाद के संकलन या विस्तार के लिए एक शक्तिशाली कारण प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि पाठ का अंतिम रूप केवल एक साहित्यिक विकास नहीं था, बल्कि वैदिक सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए की गई दार्शनिक और सामाजिक परियोजना थी। यह सीधे तौर पर हॉपकिंस की पाठ्य डेटिंग के सही होने की संभावना का समर्थन करता है, लेकिन एक साधारण साहित्यिक प्रगति के बजाय विभिन्न कारणों से कुछ शोध तो गीता को 5वीं सदी ईस्वी के बाद की रचना मानते हैं, क्योंकि इसमें बौद्ध ग्रंथों से नाम और अवधारणाएं ली गई हैं। जैसे असत देवल ऋषि का नाम आदि शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी को प्रच्छन्न बौद्ध यानी छिपा हुआ बौद्ध कहा जाना बौद्ध और वैदिक दर्शन के बीच गहरे अंतर संबंध और प्रभाव का संकेत देता है। शंकराचार्य याचिकाचय परिचिकासतः यह आरोप इसीलिए लगा क्योंकि उनके अद्वैत दर्शन में बौद्ध दर्शन की महायान शाखा से कुछ समानताएं थीं और उन्होंने बुद्ध की तरह ही गृह त्याग किया, घूम घूम कर उपदेश दिए और मठों की स्थापना की। यह परस्पर प्रभाव और आत्मसात एक स्पष्ट कालानुक्रनुतिक के रम के नेतमिके के आक्सेति इनते आते आस्ताक साला आगाताजे जानो के बाते इंचे जोड़ी पाके तो काम मोपे इमकिए मुझे मुश्किल बनाता है और बाद के संश्लेषण के विचार का समर्थन करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पाठ्य विश्लेषण जैसे हॉपकिंस का और पुरातात्विक साक्ष्य विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं और उनकी अपनी सीमाएं हैं। पुरातत्व भौतिक संस्कृति का अनावरण करता है, लेकिन यह सीधे तौर पर व्यक्तियों या विशिष्ट लड़ाइयों के अस्तित्व को साबित नहीं करता है। प्राचीन ग्रंथ समाज के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब के बजाय जटिल और अपवर्तित प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पाठ्य साक्ष्य उनकी आयु, लेखकत्व और समय के साथ हुए परिवर्तन और पुरातात्विक साक्ष्य यानी सामग्री संस्कृति दोनों की सावधानी पूर्वक व्याख्या आवश्यक है। महाभारत को इतिहास यानी पारंपरिक इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इतिहास की चेतना को दर्शाता है, लेकिन आधुनिक अर्थों में ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। हॉपकिंस की डेटिंग पाठ को एक साहित्यिक कलाकृति के रूप में संदर्भित हो सकती है, जो उसके संकलन और अंतिम रूप को दर्शाती है। इसके विपरीत पुरातात्विक साक्ष्य घटनाओं की ऐतिहासिक वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, जिसने पाठ को प्रेरित किया। इन दोनों प्रकार के साक्ष्यों को परस्पर अनन्य मानने के बजाय उन्हें पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। एक समग्र समझ के लिए इन विविध पद्धतियों को एकीकृत करना आवश्यक है, उनकी शक्तियों और सीमाओं को स्वीकार करते हुए। हॉपकिंस की महाभारत के रचनाकाल संबंधी अवधारणा, जो मुख्य रूप से महाकाव्य के साहित्यिक विकास और उसके बाद के संकलन पर केंद्रित है, को पुरातात्विक साक्ष्यों और पारंपरिक कालक्रमों द्वारा समर्थित महाभारत काल की गहरी ऐतिहासिकता के आलोक में समझा जाना चाहिए। हॉपकिंस का पाठ्य केंद्रित कालक्रम, जबकि महाकाव्य के साहित्यिक विकास को समझने में मूल्यवान है, पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पेंटेड ग्रेवेयर, ओकर कलर्ड पॉटरी, कुरुक्षेत्र में लौह कलाकृतियां और पारंपरिक या खगोलीय गणनाओं द्वारा समर्थित महाभारत काल की गहरी ऐतिहासिकता को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता। ये पुरातात्विक प्रमाण एक प्राचीन सांस्कृतिक और भौतिक आधार का सुझाव देते हैं, जो पारंपरिक कालक्रम लगभग 3100 ईसा पूर्व के साथ अधिक संरेखित होता है। जोश गेट्स ने भी इसकी पुष्टि द्वारका के समीप मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग कर की है। कुछ अवशेषों की कार्बन डेटिंग लगभग 7500 ईसा पूर्व की भी पाई गई है।
यह इंगित करता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं और सांस्कृतिक संदर्भ उसके अंतिम पाठ्य संयोजन की अवधि से काफी पहले के हो सकते हैं। भगवत गीता और महाभारत के कुछ हिस्सों का बौद्ध धर्म के लिए एक दार्शनिक प्रतिक्रिया के रूप में संकलन या विस्तार का सिद्धांत हॉपकिंस के बाद के पाठ्य कालक्रम के लिए एक संभावित प्रेरक शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार हॉपकिंस की पाठ्य डेटिंग संभवतः महाभारत और भगवत गीता के अंतिम संपादन या विस्तार को संदर्भित करती है, संभवतः सामाजिक धार्मिक गतिशीलता यानी बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर। हालांकि पुरातात्विक और पारंपरिक साक्ष्य महाकाव्य में वर्णित घटनाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के लिए एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक वास्तविकता का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि कहानी प्राचीन है, भले ही पुस्तक स्वरूप बाद का हो। प्राचीन भारतीय इतिहास की जटिलताओं को समझने के लिए किसी एक साक्ष्य प्रकार पर निर्भरता अपर्याप्त है। पुरातात्विक उत्खनन, पाठ्य विश्लेषण, खगोलीय गणनाएं और पारंपरिक ज्ञान का एक एकीकृत दृष्टिकोण ही अधिक व्यापक और सटीक ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत कर सकता है। यह दृष्टिकोण हमें विभिन्न साक्ष्य प्रकारों के बीच के अंतर संबंधों को समझने और एक सामंजस्यपूर्ण कालक्रम स्थापित करने में मदद करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की डेटिंग और व्याख्या की जटिलता के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें भाषा शास्त्र, पुरातत्व, खगोलीय पुरातत्व और पारंपरिक आख्यानों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव शामिल हो। इस क्षेत्र में भविष्य के शोध के लिए कई दिशाएं हैं। महाभारत से संबंधित अधिक स्थलों पर व्यवस्थित और व्यापक उत्खनन की आवश्यकता है, ताकि भौतिक संस्कृति और कालक्रम के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया जा सके। ओसीपी और पीजीडब्ल्यू संस्कृतियों के बीच संबंधों और महाभारत से उनके सटीक संबंध पर आगे शोध महत्वपूर्ण है। द्वारका के समुद्री पुरातात्विक स्थलों पर और अधिक गहन अन्वेषण और डेटिंग से इस प्राचीन शहर की ऐतिहासिकता और उसके जलमग्न होने के कारणों पर अधिक स्पष्टता मिल सकती है। जोश गेट्स द्वारा इसकी कार्बन डेटिंग 5000 विभिन्न पारंपरिक कालक्रमों जैसे कलयुग आरंभ की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए खगोलीय डेटा का निरंतर विश्लेषण भी आवश्यक है। अनसुलझे प्रश्नों को स्वीकार करना और भविष्य के शोध के रास्ते सुझाना अकादमिक कठोरता और ऐतिहासिक जांच की निरंतर प्रकृति को पुष्ट करता है।